देखती हूँ मैं इन लड़कियों की माँ 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करती है। इन्हें क्या लग रहा था फ्री में मैं अपना लड़का दे दूंगी इन्हें। मेरे बेटे पे तो इश्क का भूत सवार है, वो तो बेवकूफ बना हुआ है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कोई। वैसे भी मैं तो ऐसे खानदान में अपने बेटे की शादी करना ही नहीं चाहती थी जिनके आपसी रिश्ते इतने उलझे हुए हों। मुझे अपने बेटे के सामने झुकना पड़ गया। 10 लाख रुपए तो रिद्धि को देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मेरी तो सारी उंगलियां घी में है। अगर वो 10 लाख रुपए देती है तब भी मेरा भला है, और नहीं देती है तब भी मेरा भला है। और मुझे नहीं लगता उसकी कलेक्टर बेटी के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करना कोई बड़ी बात होगी। क्या मैं नहीं जानती हूँ उसकी कलेक्टर बिटिया कितनी रिश्वत लेती होगी, इस समय कितना कमा रही होगी वो। वैसे भी अगर 10 लाख रुपए रिद्धि दे देती है तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी, नहीं तो मेरे बेटे के लिए शादियों की कोई कमी नहीं है। अब मैंने अपने लड़के को लंदन भेज के पढ़ाया है, इतना पैसा खर्च किया उसकी पढ़ाई लिखाई में, अब ये सारे पैसे मैं लड़की वालों से ही वसूल करूंगी ना। मैं भी बहुत होशियार हूँ, शादी से एक दिन पहले ही मैंने डिमांड रखी है 10 लाख रुपए की। और मैं जानती हूँ लड़कियों की माँ अपनी इज्जत रखने के लिए 10 लाख रुपए का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेगी। शादी तो वो तोड़ने से रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिद्धि इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करती है। जी दीदी कहिए, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ दीदी कहिए। माफ कीजिएगा युवराज जी, पर हम आपको 10 लाख रुपए का दहेज नहीं दे सकते। पर हमने तो आपसे कोई 10 लाख रुपए नहीं मांगे। 10 लाख रुपए की डिमांड हमसे आपकी मम्मी ने की है। अब शादी से 2 दिन पहले मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? देखिए युवराज जी, ना तो मैंने कभी गलत काम किया है और ना मैं गलत काम करने की सलाह किसी को देती हूँ। दहेज हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और हमेशा लड़की के माँ बाप को इस अभिशाप से गुजरना पड़ता है। हम आपको पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की दे रहे, तो आपको दहेज की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपनी मम्मी से इस बारे में अभी बात करता हूँ। और अगर वो ना मानी तो? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। अगर वो फिर भी ना मानी तो क्या आप ये शादी तोड़ देंगे? नहीं नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं, शादी तो मैं नीरू से ही करूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रही बात दहेज की, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप अपनी माँ को खुद ही हैंडल कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से आपको 1 रुपए की भी मदद नहीं मिलेगी। और रही बात शादी की, तो शादी में आप लोगों को मान सम्मान की कोई कमी नहीं मिलेगी। बस दीदी मुझे इतना ही चाहिए और ज्यादा चाहिए भी नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप मेरी बहन के लिए परफेक्ट है। ठीक है युवराज जी, अब मैं चलती हूँ, शादी वाला घर है, ढेर काम पड़े हुए हैं। मैंने युवराज जी से बात कर ली है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए मम्मी, वो अपनी माँ को हैंडल कर लेंगे। युवराज जी हमारी नीरू को बहुत प्यार करते हैं। सारी स्थिति को कितने अच्छे से संभाल लिया तूने। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता। पर मैं क्यों ना होती मम्मी, कल को तू भी तो शादी करके चली जाएगी, तब मेरा क्या होगा? आप एक बार बोलो तो सही मम्मी, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। भला पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बसे? बस मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि तीनों बेटी हमेशा मेरे आसपास ही रहें, ताकि मेरा जब भी मन करे तभी मैं उनसे मिलाया करूँ। नीरू की शादी के बाद मैं एक तरीके से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तू भी तो नीरू की शादी के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी। मेरी आशु तो पहले ही अपने घर की हो चुकी है और अब कल नीरू भी चली जाएगी। तुम लोगों के बिना कैसे रहूंगी मैं? ये घर तो मुझे काटने को आएगा। ओहो मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं आपसे मिलने आती रहूंगी ना। या फिर मम्मी आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए ना, मेरे साथ ही रहिए। मैं तेरे साथ? हाँ हाँ मेरे साथ, दोनों माँ बेटी मजे से रहेंगे। चल खैर इस बारे में बाद में सोचेंगे, बस फिलहाल तो नीरू की शादी अच्छे से हो जाए। बारातियों की खातिरदारी में हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। बारात के स्वागत से लेके विदाई तक किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर नीरू की सास ने हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा? हो सकता है हमारी शादी के अरेंजमेंट देखने आ रही हो वो। लो अब वो खुद ही बता देंगी। आंटी जी आ भी गई। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? फिलहाल तो मैं ठीक नहीं हूँ, अगर आप चाहोगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान आपको लंबी उम्र दे। लंबी उम्र लेके क्या करूंगी? जो आपसे मांगा था आपने वो तो दिया नहीं मुझे। 10 लाख रुपए की तो बात थी, 10 लाख रुपए आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है? पर आंटी जी 10 लाख रुपए कम भी तो नहीं होते। 10 लाख रुपए का इंतजाम हम लोग कैसे करेंगे? वैसे भी मेरी इस बारे में युवराज जी से बात हो गई है। मैंने उनको साफ साफ बोल दिया है कि हम 10 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। अगर तुम 10 लाख रुपए नहीं दे पाओगे तो फिर ये शादी भी नहीं हो पाएगी। समधन जी आप होश में तो हैं? आप ये क्या कर रही हैं? शादी के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, सारे रिश्तेदारों को कार्ड पहुंच गए हैं, शाम को आज बारात आनी है और आप इस समय ऐसी बातें कर रही हैं? चाहे कुछ भी अरेंजमेंट हो जाए, पर जब तक 10 लाख रुपए नहीं तब तक ये शादी भी नहीं। ऐसा मत कहिए समधन जी, हमारी समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ ही देर में शादी के गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप
कटवा दीजिए। आप सारे मेहमानों को कोई भी कारण बता के टलका दीजिए और फिर अपनी प्यारी लड़की को अपने पास बिठा के रखिए। नहीं समधन जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर आज ये शादी टूटती है तो मेरी नीरू की समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी, सब उसी को गलत समझेंगे। ये सब आप देखिए, मुझे क्यों बोल रही हैं? अब आप ही देखिए, आपको अपनी बेटी की इज्जत ज्यादा जरूरी है या 10 लाख रुपए? मुझे बस यही कहना था, मैं यही कहने आई थी यहाँ। वैसे भी 10 लाख रुपए आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है? आपकी लड़की अब शहर की कलेक्टर ठहरी, भर भर के रिश्वत लेती होगी ये। तो क्या कुछ पैसे ही अपनी बहन की शादी में नहीं खर्च कर सकती? अब आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो चली। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी नीरू बहुत ईमानदार है, उसने रिश्वत का कभी एक पैसा नहीं लिया किसी से। मैंने अपनी बेटियों को कभी हराम का खाना नहीं सिखाया, मेहनत का खाना सिखाया है। ये अपनी सच्चाई की पोटली ना अपने पास ही रखिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कोई दूध का धुला नहीं है आज के समय में। भला पैसा भी किसी को बुरा लगता है? चलो फिलहाल अब मैं चलती हूँ और आप मुझे बता दीजिए, अगर 10 लाख रुपए देने हैं तो बारात आएगी, नहीं तो कोई बारात नहीं आएगी आज। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को बुला के खुद ही नाच गा के चली जाना यहाँ से। कम से कम इस डेकोरेशन के पैसे तो वसूल हो जाएंगे तुम्हारे। ये समधन जी क्या बोल रही? तो क्या आज मेरी नीरू की शाम को बारात नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं अपनी नीरू की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 10 लाख रुपए कहां से लाऊं? अब तो बस एक ही रास्ता है पीहू, हम एक काम करते हैं, हम हमारा घर बेच देते हैं। तू एक काम कर, आधे रेटों पे ही बेच दे उसे। देख आज ही बिक जाएगा, जितने का भी बिकेगा ना हम उतने में बेच देंगे उसे। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये आप क्या कर रही है मम्मी? घर बेचने को तैयार हो रही है? नहीं मम्मी, भगवान ना करे हमारा घर बिके। अरे पीहू तू कैसी बातें करती है? घर मेरी बेटी की खुशी से बढ़ के थोड़ी है। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। हाँ, मैं छोटे से कमरे में रह लूंगी। अब तू जल्दी चल और 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। हमारा घर जितने का भी बिकेगा ना हम सारे पैसे समधन जी को दे देंगे। मेरी नीरू की शादी तो होगी कम से कम। चल जल्दी चल, आज हर हालत में शाम को बारात आनी चाहिए। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी मम्मी। देख तू विश्वास कर मेरा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अरे घर का क्या है, हम किराए पे रह लेंगे कहीं, सिर पे छत्ती तो चाहिए। कम से कम मेरी नीरू की खुशियां उसे मिल तो जाएंगी। अरे अब तू क्या सोचने लगी? जल्दी कर, हमारे पास समय नहीं है। पहले आप शांत हो जाइए मम्मी। एक दिन में तो घर भी नहीं बिकेगा मम्मी। अरे आराम से बिक जाएगा। इस दुनिया में एक से एक पैसे वाले लोग हैं, कोई भी ले लेगा। अगर कोई चीज उन्हें आधे रेट में मिलेगी तो तू देखना कोई भी ले लेगा। आप शांत हो जाइए मम्मी, मुझे कुछ सोचने दीजिए। फिलहाल आप घर चलिए। जी को फोन करके कह देती हूँ कि हम उन्हें 10 लाख रुपए दे देंगे। अरे क्या सोच रही है तू? जल्दी से पैसों का इंतजाम कर, नहीं तो मेरी नीरू की बारात नहीं आएगी। अब क्या होगा, कैसे होगा सब? हे भगवान हमारी मदद करो। अरे तू अभी तक यहीं खड़े होकर सोच रही है? जल्दी कुछ करना, घर बेचने पे लगा दे। घर बेचने पे लगाओ? क्या मतलब? मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस शादी के इंतजामों को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। पर शादी के इंतजाम तो सारे सही से हो गए हैं, पीहू दीदी ने करवा दिए हैं। आप इतना परेशान क्यों हैं? मम्मी कोई फायदा नहीं है नीरू से झूठ बोलने का। मुझे लगता है नीरू को सब कुछ पता होना चाहिए। कैसी बातें कर रही है? नीरू को कुछ पता नहीं होना चाहिए? ऐसी क्या बात है मम्मी जो मुझे पता नहीं होनी चाहिए? अरे कह दिया ना कोई बात नहीं है। तू जा अपने कमरे में जा, जा पार्लर वाली को फोन कर ले। पार्लर भी तो जाना है ना तुझे, तैयार होना है ना, शाम को तेरी शादी है। ओहो मम्मी पागल मत बनिए, संभालिए अपने आप को। क्या हो गया आज आपको? आप कब से इतनी कमजोर पड़ने लगी मम्मी? हिम्मत रखिए, अगर आप ही ऐसा करेंगी तो हमारा क्या होगा? इस समय हमें अकल से काम लेना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। तुझे पता है ना नीरू, तेरी सास ने हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी दहेज के रूप में। पर वो सारी बातें तो युवराज जी से क्लियर हो गई थी ना, और उन्होंने अपनी मम्मी को लेकर आपको विश्वास भी दिलाया था कि उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? तुझे पता है तेरी सास ने अभी हमें बुलाया था और उसने हमें खुले तौर पे धमकी दी है कि अगर हम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते तो ये शादी भी नहीं होगी, वो शाम को बारात ही नहीं लेके आएगी। अब इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम कैसे करें? इसी वजह से मम्मी परेशान है। मम्मी चाहती है हम आधे दामों में ही अपना ये घर बेच दे ताकि तेरी शादी हो सके। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये घर बिके। मैं मम्मी को ये सब करने से मना कर रही हूँ। तू ही बता मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अगर तेरी सास शादी से पहले ऐसी डिमांड करके अड़ सकती है अपनी बात पे, तो शादी के बाद वो तेरा क्या हाल करेगी? मैं नहीं चाहती कि तेरी उस घर में शादी हो। पर एक सच्चाई और है, अगर आज तेरी बारात नहीं आती है ना और तेरी शादी नहीं होती है तो लोगों के दिमाग में यही जाएगा कि जरूर कमी तुझ में ही होगी और हो सकता है आगे तेरी बारात ही ना आए, कभी तेरी शादी ना हो। तू तो जानती है सब जगह निमंत्रण जा चुके हैं, सबको पता है आज तेरी शादी है। और अगर अब तेरी बारात नहीं आती है तो ये बात आग की तरह सारे में फैल जाएगी कि नीरू की बारात नहीं आई।
जरूर नीरू में ही दोष है कोई। सब गलत तुझे ही समझेंगे, लड़के वालों पे तो किसी का शक ही नहीं जाएगा। और ये सब देख के हो सकता है आगे से कोई अपने लड़के की शादी तुझसे ना करना चाहे। बस मम्मी का यही परेशानी का कारण है। अब तू ही समझा मम्मी को, मेरी तो सुन नहीं रही है। हो सकता है इन सब में मैं ही गलत सोच रही हूँ, हमें उन्हें दे देना चाहिए दहेज। अब तू बता हमें क्या करना चाहिए, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आप क्या करने जा रही है मम्मी? सारा बचपन जिस घर की छत के लिए हम तरसे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने उसे पाया है, और आज आप उसी को बेचने चली हैं? क्या आप भूल गई मम्मी, इस घर को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। हमेशा आपने एक ही सपना देखा था कि हम सबके सिर पे छत हो, और आज आप मेरी खुशियों के लिए उसी को बेचने चली हैं। और आपने सोचा भी कैसे मम्मी कि मैं अपनी शादी के लिए इस घर को बिकने दूंगी? ऐसी एक नहीं 1000 शादियां कुर्बान है मम्मी हमारी इस घर की छत के लिए। अब मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ मम्मी कि अपना घर बसाने के लिए अपनी बहनों के और अपनी माँ के सिर से छत ही छीन लूं। क्या आप अपनी नीरू को नहीं जानती हैं मम्मी कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी? ये शादी तो वैसे भी मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, मुझे इस शादी में रत्ती मास भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगता है दीदी इन सब में युवराज भी मिला हुआ है, नहीं तो युवराज जी के समझाने पे भी युवराज जी की मम्मी इतनी बड़ी शर्त नहीं रखती। युवराज की मम्मी को बोल दीजिए आप, हम उन्हें एक पैसा भी नहीं देंगे, शादी ना होए तो ना होए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर भी उसे पैसे चाहिए ना, तो अपने बेटे को ले जाके किसी मंडी में बेच दे, उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे उसके। आज इनकी 10 लाख रुपए की डिमांड है, हो सकता है कल को 20 लाख रुपए की डिमांड करे, तो क्या हम पूरी जिंदगी इनकी डिमांड ही पूरी करते रहेंगे? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ रह लूंगी, और ऐसे घर में कभी शादी नहीं करूंगी जो मेरी माँ के पैरों के नीचे से जमीन ही छीनना चाहते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, आज मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है, तूने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तेरी शादी ऐसे लालची घर में हो। बस दीदी आप सबको फोन करके मना कर दीजिए कि किसी को शादी में आने की जरूरत नहीं है, कोई शादी वादी नहीं हो रही आज। शादी तो होगी और आज ही होगी, कोई रोक नहीं सकता इस शादी को। युवराज बेटा तुम यहाँ पे? मेरी मम्मी ने जो भी कुछ आपको कहा ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था, वो इस वजह से आप लोगों से मिलना चाह रही थी, नहीं तो मैं उन्हें कभी आने ही नहीं देता। आप तो बस अपनी तैयारियां जारी रखिए, शाम को बारात आएगी और जरूर आएगी। पर आपकी मम्मी 10 लाख रुपए? मेरी मम्मी अगर इस शादी में आए तो ठीक है, नहीं भी आए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या कह रहे हो? भला उनके आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी? नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि शादी के पहले दिन ही आप अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। मैं अपनी नीरू को भरे पूरे परिवार में भेजना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ससुर के रूप में उसे बाप का प्यार मिले, देवर के रूप में भाई का प्यार मिले। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो इन सब के लिए तो माँ को खुश करना पड़ेगा, और माँ तभी खुश होंगी जब उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। माफ करना, और 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। और 10 लाख रुपए मेरे पास हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये मम्मी जी कि 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप उन्हें माँ को दे देना, जिससे आपका भी मान रह जाएगा और मेरी माँ का भी। पर ये तो ठीक नहीं है। पर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और आप तो जानती हैं मम्मी जी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। घर का पैसा है घर में ही चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इस सब पे तेरा क्या कहना है पीहू? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। पीहू, पीहू बेटा, मेरे विवान को बचा ले। तू मेरे साथ अभी थाने चल, इंस्पेक्टर साहब का कहना है अगर तू मेरे विवान की गारंटी लेगी तभी वो मेरे विवान को छोड़ेंगे। भगवान के लिए मेरे विवान को बचा ले पीहू, उसे अपने किए पे बहुत पश्चाताप है पीहू। तू बस मेरे साथ एक बार थाने चल और विवान की गारंटी दे दे, वो मेरे विवान को छोड़ देंगे। नहीं नहीं पीहू, कैसे? अगर विवान ने कल को फिर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सारा दोष तो मेरे पीहू के ऊपर ही आ जाएगा, उसकी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। पीहू जल्दी चल बेटा मेरे साथ, देर मत कर। आप चिंता मत कीजिए पापा, चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पीहू, आज तेरी वजह से ही मेरा बेटा मेरे साथ है। मैंने विवान की गारंटी इसलिए ली पापा कि पता नहीं क्यों इस बार मुझे विवान पे विश्वास था। मैंने विवान की आंखों में सच्चाई देखी पापा, और आप देखना उसकी सच्चाई को मैं दुनिया के सामने लाके रहूंगी। फिलहाल तो उसे हम जमानत पे ले आए हैं, पर आप देखना मैं उसे बाइज्जत बरी करके लाऊंगी। विवान, मैंने इस बार तुझ पे विश्वास तो कर लिया है, अगर तूने मेरा विश्वास तोड़ा ना तो मैं शायद जिंदगी में कभी तुझ पे विश्वास न कर पाऊँ। मेरा विश्वास नहीं तोड़ना विवान। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार आपका विश्वास नहीं टूटेगा। मैंने इन कुछ दिनों में दुनिया के बहुत धक्के खाए हैं, अब मुझे पता चल गया है कौन अपना है और कौन पराया। आपने तो मेरा विश्वास तब किया दीदी जब मेरी खुद की माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, पर उन्होंने तो मुझे पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब आपने मेरा साथ दिया दीदी, तो भला मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ दीदी।
मुझे तुझसे कुछ ऐसी उम्मीद थी मेरे भाई। आपने आपने मुझे भाई कहा? भाई को भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ठीक है मम्मी, फिर चलती हूँ, मुझे ड्यूटी भी तो ज्वाइन करनी है। नीरू की शादी में कई दिनों की छुट्टियां हो गई मम्मी, पर ये अच्छा हुआ कि अच्छे से शादी हो गई। आप अपना पीछे से अच्छे से ध्यान रखना। अरे दीदी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं बड़ी मम्मी का ध्यान अच्छे से रखूंगा। क्यों बेटा, अब आपको अपने पापा के साथ घर नहीं जाना है? मुझे लगता है अब आपको अपने घर जाना चाहिए। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा बड़ी मम्मी। अगर मैं आप पे बोझ बन रहा हूँ तो मैं कुछ भी कमा लूंगा बड़ी मम्मी, पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। मुझे दोबारा से उस घर में वापस जाने के लिए मत बोलिए। रहने दो रिद्धि, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है रचित की परवरिश तुमसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता। जब से रचित तुम्हारे पास है तब से रचित में मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। उसे सचमुच तुम्हारी जैसी माँ की जरूरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रिद्धि, रचित को अपने पास ही रख लो। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी मैं तो रचित को सिर्फ इसलिए जाने के लिए बोल रही थी कि आपको और सुषमा को बुरा ना लगे। मेरी बेटियों के जाने के बाद मैं तो वैसे भी इस घर में अब अकेली हो जाऊंगी। रचित के रहने से तो मेरा मन ही लग जाता है, बल्कि नहीं तो ये अकेला घर तो मुझे खाने को आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि मुझसे ज्यादा सुषमा को रचित की ज्यादा जरूरत है। सुषमा को किस चीज की जरूरत है वो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। सुषमा तो हमेशा अपनी लगाई हुई आग में ही जलती रहती है। उसकी तुम्हारी तरफ नफरत कभी खत्म ही नहीं होती। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चल बेटा विवान, घर चलते हैं। कौन से घर पापा? ये कैसा सवाल है रचित? तेरे घर, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ तेरी माँ रहती है। माफ कीजिएगा पापा, पर मैं उस घर में उस माँ के पास वापस कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने तो हमारी जिंदगी बर्बाद की है। मैं अब यहीं बड़ी मम्मी के साथ रहूंगा। ये तू क्या कह रहा है विवान? भगवान के लिए पापा, मुझे उस घर में चलने के लिए मत बोलिए। मैं भी यहाँ पे कुछ दिन बड़ी मम्मी के साथ ही रहना चाहता हूँ। पर तुझे पता है अगर सुषमा को पता चला तो वो तेरी बड़ी मम्मी को कितनी गालियाँ देगी। आप उनको कुछ मत बताइए ना पापा कि मैं यहाँ पे हूँ। उनको वैसे भी ये लगता है ना मैं जेल में हूँ, तो उनको यही लगने दीजिए। और अगर सुषमा को सच पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा, तब की तब देखेंगे मम्मी। और वैसे भी विवान कह तो रहा है कि वो बस कुछ ही दिन रहेगा यहाँ पे, वो कुछ दिन के बाद खुद ही चला जाएगा यहाँ से। तब तक मैं कोशिश करूंगी कि उसका कोर्ट केस भी मैं निपटा दूँ। ठीक है मम्मी, फिर मैं चलती हूँ, मैं काफी लेट हो रही हूँ। ठीक है रिद्धि, मैं भी चलता हूँ अब। ये इलीगल काम करना बंद कर दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर काम बंद कर दूंगा तो खाऊंगा क्या? ये मत भूलो ये मेरी रोजी रोटी है। अगर अवैध तरीके से मैं काम नहीं करूंगा तो खूब सारे पैसे कैसे कमाऊंगा? आप लीगल तरीके से भी तो पैसे कमा सकते हैं। आप थोड़ा बहुत भी कमाएंगे ना, जो भी प्रॉफिट होगा हम उसी में गुजारा कर लेंगे। ये कम में गुजारा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा ऐशो आराम में पला बड़ा हूँ। तुम्हारी तरह सड़क छाप जिंदगी नहीं बिताई मैंने। तूने क्या कसम खाई हुई है कि तू इस परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ेगी? मैं इस परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर हमारा घर इतना ही बर्बाद था तो तूने यहाँ शादी क्यों की? शायद भगवान की यही मर्जी थी। और अगर मुझे पहले से पता होता ना कि आप लोग इलीगल काम करते हैं तो मैं कभी शादी नहीं करती इस घर में। तमीज से बात करो मेरी माँ से। माँ? कैसी माँ? मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये आपकी असली माँ है। भला कोई सगी माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने देती है? ये क्या तुमने गलत रास्ता लगा रखा है? ये मत भूलो दुनिया के आधे लोग ऐसे कमाते हैं। अगर मैं नौकरी करता तो एक तनख्वाह ही मिलती मुझे, उससे किस किस की जरूरतें पूरी कर सकता था मैं? उस एक तनख्वाह से तो ना हम ढंग का खा सकते थे और ना ढंग का पहन सकते थे। चैन से सो तो सकते थे। जो तुम आधी आधी रात को उठ के भूतों की तरह घूमते हो, जागते रहते हो, कम से कम वो तो नहीं होता। तुम चैन की नींद तो सो पाते। ये तुम भी जानते हो कि तुम इलीगल काम करते हो और तुम्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर है। तुम हमेशा डरे हुए रहते हो कि कहीं कोई पुलिस ना आ जाए। कभी कभी तो तुम पूरी पूरी रात नहीं सोते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? और अपनी शक्ल देखी है तुमने? मुझे तो लगता है महीनों से नहीं सालों से तुम हंसे नहीं हो। शादी से लेके आज तक मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ हाँ, तू भी आजा। तू कैसे पीछे रहेगी? तू भी 4 बातें सुना ले हमें। तू तो अपनी भाभी की चमची बनी हुई है। काश मम्मी मैं आपकी चमची बन पाती। बंद कर अपनी बकवास। पीयूष, तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? चल जा तू अपने काम पे। वैसे भी इसकी बहन तो हमारे किसी काम नहीं आई। उसने हमारे कागजों पे साइन तो किए नहीं है, पर किसी भी तरीके से पैसा तो हमें कमाना ही है। तो एक काम करना, कंस्ट्रक्शन के काम में जो भी मटेरियल लगाएगा ना वो लो क्वालिटी का लगा देना। सबसे सस्ते वाला माल लगा देना, जिससे हमारे पैसे की बचत होगी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया माँ जी? ये आप कैसे सीख दे रही हैं अपने बेटे को? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है? पर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। भगवान ना करे आपका लो क्वालिटी का मटेरियल लगाने से अगर कोई हादसा हो गया तो पहली बात तो गवर्नमेंट आपका काम ही जब्त कर लेगी। आपको काम ही नहीं मिलेगा कहीं। और दूसरी बात, आप जिंदगी भर के लिए जेल जा सकते हैं। आपको कितना मना करती हूँ मैं कि एक गलत तरीके का काम कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का। आपके इस लालच के चक्कर में अगर कोई हादसा हो गया तो हमेशा उल्टा ही बोलना।
कभी सही मत बोलना। क्या मेरे सही बोलने से सब ठीक हो जाएगा मम्मी? जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा ना। मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। मैं हाँ हाँ, तू अपने काम पे जा। तू तो बस मन लगा के काम कर। इन दोनों से मैं निपट लूंगी। और जैसे मैंने तुझे समझाया है ना, काम बिल्कुल वैसे ही करना, तभी बचत होगी। मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुनता है। बढ़िया ही मेरे बेटे को सीख देने वाली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। बताइए दीदी, आपका कैसे आना हुआ? मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई थी। कैसी खुशखबरी? आपको पता है भाभी, अभिमन्यु की नौकरी लगी है। अभी अभी उनका फोन आया है, वही बता रहे थे मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सोच रही हूँ कल अपने ससुराल हो रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका घर बसते हुए देखना चाहती हूँ दीदी। आपका धन्यवाद। पर धन्यवाद किस बात का? मुझे पता है भाभी, आपने अभिमन्यु की नौकरी लगवाई है ना अपनी बहन को बोल के। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, जीजा जी को ये नौकरी उनके बलबूते पे मिली है। मेरी बहन ने तो जरा सी मदद कर दी उनकी। कमी वैसे भी है, पता नहीं अब कैसे खर्चा चलेगा। वैसे भी विवान और रचित इतने खर्चीले नहीं है, गुजारा चल जाएगा इन पैसों में। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कम भी पड़ेगा तो मैं कम में गुजारा कर लूंगी। पहले इन पैसों को संभाल के रख देती हूँ, फिर मुझे किचन में खाना भी बनाना है। बड़ी मम्मी, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप दोपहर को लंच पे मेरा इंतजार नहीं करना, आप खाना खा लेना। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना और अंधेरे होने से पहले ही घर आ जाना। अभी बाहर का माहौल ठीक नहीं है, नहीं तो मुझे डर ही लगा रहेगा। जी ठीक है बड़ी मम्मी, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। दूसरे के बच्चों को रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका बड़ा डर लगा रहता है। पर भगवान की दया से दोनों बच्चे भी बड़े अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे। चलो पैसे तो रख दिए, आपने लिए और रचित के लिए खाना बना लेती हूँ। हाँ बोल प्रार्थना, कितने पैसों की जरूरत है तुझे? बस मुझे 5,000 रुपए दे दे, मैं तुझे 2-4 दिन में लौटा दूंगी। वो क्या है ना, मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी तनख्वाह देर सवेर हो जाती है। और तू भी ना ऐसी बातें करती है, तू आराम से लौटा देना। मैं बस अभी 2 मिनट में पैसे लेके आई। अरे पैसे तो मैंने यहीं रखे थे, यहाँ से पैसे कहाँ गए? कहीं पैसे विवान ने तो नहीं ले लिए?